कि पहले इनको डिविडेंड दे के कुछ बच गया तो वो बचा कुछ प्रॉफिट फिर मैंगो यूजर्स में, मैंगो शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा। ओके, सही है। बिजनेस का नहीं पेट भर रहा और बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ी और कोई अच्छा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, पैसे नहीं है। अब बैंक के पास गए तो बैंक ने कहा, आपको कहा नहीं था चले जाए यहाँ से, दूर हो जाए, आपकी शक्ल देख के हमें नहीं लगता है कि आप फ्रॉडी हैं, चाहे आपकी इक्विटी बेहतर हो गई है, लेकिन आप शक्ल से ही हमें जो है ना फ्रॉडी लगते हैं। कुछ लोग होते हैं शक्ल से ही फ्रॉडी लगते हैं। अच्छा, तो आप जाएं, नहीं है पैसे, कोई भी वजह हो सकती है। असल में ये कह दूं ना, वो कहेंगे जी आपकी गियरिंग रेशो नहीं सही, तो आप कहेंगे नहीं उनसे ठीक हो गई है, तो इसलिए या तो मैं बहुत छोटी अमाउंट देख लेता हूं, इसको ज्यादा अमाउंट कर दूं तो फिर सही हो जाएगा, लेकिन अब चल रहा है काम, तो किसी भी वजह से बैंक से पैसे नहीं मिले इनको, वापस आ गए फिर ओनर्स के पास। तो कैसा लगा फिर वो एजीएम पे आपको जो खाना दिया था, टांग वाली बोटी कुर्सी पे बिठा के, वो ट्रिप पे जब गए थे तो ड्राइवर के साथ वाली सीट पे प्रेफरेंस कैसा लगा आपको? हाँ जी, कैसा आपको हर जगह प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, आप जो है वो आपकी आओ भगत होती है, आप मतलब जो है वो हम इतनी इज्जत करते हैं, कैसा लगता है आपको? प्रेफरेंस दी जाती है आपको, हाँ अच्छा लगता है, कह रहे हाँ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। प्रोटोकॉल चेक किया था आपने? हाँ हाँ अच्छा है। वो थोड़े से पैसे ना और चाहिए थे, एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और प्रेफरेंस देंगे आपको, और प्रेफरेंस देंगे, इस बार 2 टांग वाली बोटियां देंगे आपको, ठीक है। सुने 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 प्लीज, मेरी बात समझ लेना यार, ठीक है। तो सुने सुने, उन्होंने कहा भाई ठीक है, जो प्रेफरेंस मिल रही है वही काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि ये पैसा तो बस आप इन्वेस्ट कर लेते हैं फिर वापस मुड़ के तो मिलता नहीं है। सोच रहे हैं कि इस बार हम बैंक वालों को पैसे देंगे और वहां से सूद कमाएंगे, अल्लाह माफ़ करे। तो इन्होंने भी कहा कोई नहीं, अल्लाह आपको माफ़ करे तो हम भी माफ़ करे, आपने सूद बैंक से लेना है, आप हमसे ही ले लेना, सूद ही लेना ना आपने, अब बैंक को छोड़ो हमें दे दो। तो बेसिकली पैसों की जरूरत जब बिजनेस को पड़ी तो बिजनेस ने बैंक से लोन लेने की बजाय जनरल पब्लिक से लोन ले लिया। अब जनरल पब्लिक से लोन लेना हो तो उसके लिए ऐसे नहीं होता कि जाके किसी से पैसे ले लिए और अच्छा ठीक है यार तुम्हें ये वापस कर देंगे, वो कोई लोन नोट्स टाइप चीज जो है वो, हाँ उसको इस तरह की कोई चीज छापनी पड़ती है, ठीक है। तो अब बिजनेस में पैसे तो दोबारा आ गए, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये पता है ना बैंक वाले पैसे 10 साल बाद वापस कर देते, हमने डिपॉजिट करते तो आप भी हमें ये 5 या 10 साल बाद पैसे वापस करोगे और इस पर इंटरेस्ट दोगे, समझो आपको लोन ही मिला है, बैंक से नहीं मिला, हमने दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है लेकिन है तो आपसे आया हुआ पैसा, हम तो इसको भी शेयर कैपिटल ही कहेंगे, ठीक है, प्रेफरेंस भी देंगे आपको। वैसे वो पहली बातें कर रहे हैं ना, प्रेफरेंस देंगे आपको, वो पहले लिख के बैठते प्रेफरेंस, फिर आप पैसे ला दें, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है फिर? इसके वक्त ये पैसे लेते वक्त इन्होंने कहा था पैसे वापस नहीं मिलते, मिलने पर पता है ना आपको, ये रिडीमेबल है। ये रिडीम का मतलब क्या होता है कि आपने आज ये जो 100 रुपए देकर ये सबूत अपने पास रखा है, 5 साल बाद कंपनी के पास वापस जाकर ये सबूत दिखा कहेंगे लाओ मेरा 100 रुपए वापस करो, और बीच के 5 साल जो है वो इंटरेस्ट खाते रहे होंगे, ठीक है। तो ये रिडेम्पशन कहलाती है कि वो पैसे आपके वापस मिल जाए, जो कि शेयर कैपिटल केस में नहीं मिला करते। शेयर कैपिटल केस में आप शेयर आगे बेच के निकल सकते हो, लेकिन कंपनी से जाके 10 रुपए वापस नहीं ले सकते अनलेस की कंपनी वाइंड अप हो जाए, देन बिजनेस इज क्लोज, ठीक है। तो फिर अगर ये इरिडीमेबल था तो इस पे तो उन्होंने कहा है कि वापस मिल जाएंगे, तो ये वापस मिलने वाले क्या कहलाया करते हैं? रिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें पैसे विल बी रिटर्न सून, ठीक है जी। तो किस जैसे हैं? नाम से ना धोखा खाना, समझो लॉन्ग टर्म लोन ही है, समझो क्या है ही लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। नाम वो चाहे रखता रहे, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नाम से मत धोखा खाना, वो इक्विटी है, वो इक्विटी है, नाम रखता रहे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शेयर के नाम से धोखा ना खाना। वहां पे यहां पे क्या है, ये शेयर कैपिटल है ही नहीं, क्योंकि शेयर कैपिटल की करेक्टरिस्टिक बेसिक क्या है उसकी, जिंदगी, शेयर की जिंदगी, शेयर की नहीं, शेयर की जिंदगी कंपनी की मौत तक कभी खत्म नहीं होती। जबकि जबकि सुन लो, जबकि ये लोन जो होता है ये 2 4 5 साल में वापस आ जाना होता है, ठीक है। तो ये जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है इसकी लाइफ होती है 2 4 5 साल, लेकिन शेयर की कोई लाइफ नहीं है। कंपनी जो है वो 50 साल चलती रहे, शेयर की लाइफ भी 50 साल। कंपनी 100 साल से चली आ रही है तो शेयर जो पहले दिन जो जिन्होंने शुरू किया था काम, उससे वो 10 रुपए आज भी उसके अंदर वैसे ही पड़े होंगे, वो कभी भी कंपनी वापस नहीं किया करती, ठीक है। तो ये तो बहरहाल बिल्कुल लोन जैसे ही हैं। तो जब लोन जैसे हैं तो फिर शो कहाँ होंगे? वेयर these are presented in बैलेंस शीट, जहां पे वो इनके भाई नजर आते हैं जिन जैसे ये हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अज्यूम कर लें ये भी कोई 70 60 60 कर लो, ये कोई 60 रुपए हैं, ओके।
व्हाट वी पे फॉर दीज, बिल्कुल इंटरेस्ट, नामों से धोखा नहीं खाना है, ये इंटरेस्ट ही है, ठीक है, ये इंटरेस्ट है बस। ये इस तरह यूं कह सकते हैं, इधर देखें, यूं कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन और इंटरेस्ट ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन, चलें वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बनाता हूँ, उसमें नाम लिख दूंगा, ठीक है, फिगर्स तो डिफरेंट है ही, इसको कर लें आप 12 रुपये। प्रेफरेंस डिविडेंड ही आपने नहीं लिखा, इन बेचारों को प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना आपने, 10 रुपये, 10 तो उधर भी हैं, 12 12 हो गया, 8 कर लें जी, 8 कर लें, ताकि हर फिगर डिफरेंट हो, हमें एक्सट्रैक्ट्स में परेशानी ना हो फिर देखते समझते हुए। अच्छा जी, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाऊं तो इनकम स्टेटमेंट में आपको पता है बात शुरू होती है सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है। तो उन्हीं एक्सपेंसेस के अंदर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ब्लैक वाला तो है ही कोई नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो रेड से आ रहा है, यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, एक्सपेंसेस में कितना आ रहा है, 10 रुपये, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कर दो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितना, 12। ये एक्सपेंसेस में इस तरह से नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये ऐसे ही चलते चलते यहाँ से फिर हम पैट पे पहुंच जाया करते हैं, वो एक्सपेंसेस कहीं से आते हैं, ठीक है, और कोई एक्सपेंस तो नजर नहीं आ रहा, ये 2 ही थे, ऐसे ही लिख लेते हैं हम कि यहाँ से फिर पैट निकल आया करता है, ठीक है। वो पैट फिर उठ के चला जाता है, हाँ मैंने ओसीआई नहीं लिखा, यहाँ पे जगह कम है मेरे पास, ठीक है ना। हाँ पैट कहाँ पे चला जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में, याद आ रहा है आपको। तो इसके बाद बना लेते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का ही एक्सट्रैक्ट है ये भी यहाँ पे भी, और सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बना लेते हैं। इसमें आपको पता है ओपनिंग आया करता है, मुझे नहीं पता कितना है, फिर उसमें प्लस हुआ करता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है, अब ये लो, अब तो मैच कर गया ना, ठीक है। ये प्रॉफिट उठ के रिटेन्ड अर्निंग्स में आ गया, अब यहां से डिविडेंड बांटा जाता है। इसका मतलब अगर मैं ये कहना चाहूं कि वेयर दिस इंटरेस्ट इज शोन, व्हाट वी पे फॉर दिस इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट के बारे में मैं कह सकता हूं शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस, ये भी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस, डिसाइड कर रहा है ना, इंटरेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब डिविडेंड जो है वो आपको पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ही माइनस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस, तो ये पहले मुझे सवाल करना चाहिए था, फिर बच्चे गलत जवाब देते, बहरहाल चले भूल गया मैं। ये प्रॉफिट यहां से निकल के रिटेन्ड अर्निंग्स में जाया करता था, फिर डिविडेंड की एंट्री हुआ करती थी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई चीज डिविडेंड कहलाएगी तो वो जौन सा मर्जी डिविडेंड होगा, नजर कहां आएगा, शोन इन SOCIE में रिटेन्ड अर्निंग्स, तो फिर ये भी शोन इन SOCI रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो इसका मतलब मिस्टर ब्लैक यहां पे आए और यहां पे लिखा हमने -15, और फिर हमने लिखा -8, अच्छा, यानी कि ये 15 बाद में आना है और ये 8 पहले, अच्छा, यानी कि पहले किसको, यही तो कहा था उनसे कि जो प्रॉफिट, सब कुछ देखें यहां तक आते आते कॉस्ट ऑफ सेल माइनस सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, इंटरेस्ट के नाम पे हर चीज माइनस, टैक्स माइनस, हुकूमत को पैसे दे दिए, सब कुछ माइनस करके ये बचा खुचा है, पहले ही बचा खुचा है। और फिर ये बेचारे खड़े हैं, क्या नाम है उनका, ऑर्डिनरी डिविडेंड, बल्कि यूं लिखें ऑर्डिनरी डिविडेंड, इसका नाम आसान कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बेचारे पहले
यूं करके ये इस डिविडेंड वाले यूं देखते थे, ठीक है, ऐसे सीधा। इनकी नजरें किस पे होती थी? पैट पे। पैट को देख रहे होते थे बैठे कि पैट आए सही, उसमें से डिविडेंड लेंगे, ठीक है। बेचारे देखा ही करते थे, क्योंकि अब तो कैसे करके उनका चलो चलो चलो, अब इधर आके ये आगे, अब ये कह रहे हो आगे से हो गया, नहीं इधर से देखो। यानी अब तुम इस प्रॉफिट को डायरेक्ट नहीं देख सकते, क्योंकि हमें कंपनी वालों ने वादा किया है कि पहले हम, हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक हो गया, और फिर इसके बाद आपको पता है क्लोजिंग आ जाएगा, सही है। चले आगे आ गया जनाब, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ओखा लफ्ज़ उतने इनकम स्टेटमेंट है। चलो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, वहां पे बैलेंस शीट लिखते हैं ना। बैलेंस शीट में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कहां नजर आता है? इक्विटी में लिखा होता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, कितना? 100। और जी इररिडीमेबल रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 50। जहां पे जहां कैपिटल जाएगा वहां वहां जहां जहां इसका डिविडेंड जाएगा वहां एक जैसे जो है, ठीक है। और लायबिलिटीज कहां नजर आएंगी? नॉन करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में, इसमें नजर आएगा हमें लॉन्ग टर्म लोन्स 70 और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 60। है भी यहीं पे। ठीक हो गया। अब ये सारा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकली आपका टेस्ट हो बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 रेशोज के अंदर थोड़ा सा इसको उसने लिख दिया था, अब वो आपको समझ आ चुका है। इधर देखिए, हमने एक रेशो कैलकुलेट की थी, रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है, और उसका हमने फॉर्मूला लिखा था पैट ओवर सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉरी मैं एसेट लिख गया, हाँ, पैट ओवर एवरेज इक्विटी, एवरेज मैं तो यूं कहूंगा आज, एवरेज ऑर्डिनरी इक्विटी, ठीक है, इनटू 100। अब अगर सवाल में ये 8 आए, पहले क्या था? ये ऑर्डिनरी मैंगो शेयर होल्डर्स डायरेक्ट प्रॉफिट को देखा करते थे, आफ्टर टैक्स कहते थे ए हुण साडा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन जब से ये प्रेफरेंस वाले आए हैं ना, इन बेचारों को तो लिफ्ट और भी पीछे चली गई। मतलब वो पैट को डायरेक्ट नहीं देख सक रहे, सब कुछ बांट लिया और देखने गए पैट को, तो आगे प्रेफरेंस वाले खड़े थे, पैट नजर ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अगर खुदा ना खास्ता सवाल में प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाए इररिडीमेबल का, तो पहले आप उस पैट में से, ये थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हुआ, ठीक है, आप पैट में से क्या करोगे? माइनस करोगे प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल, ठीक है जी, इररिडीमेबल वो आप लिख लेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या यूं कर लेते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, जरा शॉर्ट हो जाएगा, जगह पूरी आ जाएगी। इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है जी, और इनटू 100। तो ये बात अब आपको समझ आती है। सवाल में अगर कहीं पे इसका जिक्र प्रेफरेंस डिविडेंड का जिक्र अगर सवाल में कहीं पे नहीं है, तो वही रेशो है जो आपने याद की थी। हमने उस दिन यही कहा था कि ये जो इक्विटी होल्डर्स है ना, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हैं, जब सब कुछ इसमें से निकल जाता है तो वो इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि वो इसको नहीं देख सकते ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, उसमें तो प्रेफरेंस वाले अलग ले जाते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो यहां पर भी हमने ऑर्डिनरी इक्विटी लिया, ठीक है, वो तो पहले ही लिखा होता ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, हम वैसे भी कह दिया करते थे, लेकिन ये बात समझ में आना जरा मुश्किल थी जब तक कि ये सारी कहानी आधा घंटा लगा के ना समझते। ओके नेक्स्ट, एक और बात भी तो है, पहले ये बात देख लें जरा, रेशो 2 ओपन करें अपनी, जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखा था हमने। रेशो 2 अपनी किताब में थी, 902 पेज पे आ जाए। जी सोल्यूशन की बात करो, 906 जहां पे इंटरप्रिटेशन फॉर्मूला वगैरह लिखा हुआ था, पहुंच गए 906 रेशो नंबर 2। अब सुने, रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी
शेयर होल्डर्स कैपिटल, ये नाम भी इसलिए नहीं पढ़ाया था कि जरा पता लग जाए ऑर्डिनरी क्या प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। अब इस रेशो के अंदर याद रखना, ये रेशो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए है, मैंगो शेयर होल्डर की रेशो है ये, ठीक है। रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कैपिटल या रिटर्न ऑन इक्विटी। आज फॉर्मूला हम पढ़ सकते हैं मुकम्मल, फॉर्मूला इसका पैट माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज मैंगो इक्विटी ऑर्डिनरी इक्विटी इनटू 100, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अगली बात, ये बस ये इतना सा समझाना था, इसलिए इतनी देर से बात कर रहा था मैं। एक अगली बात जो यहीं से समझानी है वो क्या है, हमने अभी ये बात डिसाइड कर ली कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हों तो वो ऐसे ही हैं जैसे कि इक्विटी है, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हों तो वो ऐसे ही है जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। तो अभी हमने डेट इक्विटी रेशो पढ़ी है। डेट इक्विटी रेशो के अंदर डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट या डेट ओवर इक्विटी नजर आता है ना, यानी कि डेट और इक्विटी दोनों इस्तेमाल होते हैं उस रेशो में। बोलो, अगर सवाल में प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हों इररिडीमेबल या रिडीमेबल, तो रेशो कैलकुलेट करते हुए इररिडीमेबल को कैपिटल में इक्विटी में ऐड कर लेना और रिडीमेबल को लॉन्ग टर्म लोन्स में ऐड करके रेशो निकालना। अब 18th रेशो में आके नोट पढ़े, नोट में उसने आधी बात लिखी थी, बाकी मैंने बता दिया आपको। 18th रेशो में जहां पर फॉर्मूला लिखा होगा, आई थिंक फॉर्मूला में नीचे एक नोट लिखा हुआ है, पढ़िए। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर कंसिडर्ड एज इक्विटी एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर कंसिडर्ड जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। अब इसके नीचे पूरी बात कर लें, सिर्फ इतना लिख के जान छुड़ा ली। अब मुझे जो है वो आधा पौना घंटा लगाना पड़ गया इन 2 पॉइंट्स की वजह से। ये ना होते तो मैं कभी ना पढ़ाता, ये 2 जगह पे ये 2 अल्फाज, ये नोट ना होता किताब में या वहां पे फॉर्मूला में लेस प्रेफरेंस डिविडेंड ना होता, तो मैं आपको कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि जरूरत नहीं थी। अब ये है कि उसने किताब में लिख दिया तो वो कहेगा, अगर कल को आई के पेपर के अंदर ऐसी कोई चीज़ दे देता है, प्रेफरेंस डिविडेंड दे देता है या ऐसी कोई चीज़ दे देता है जो अभी हमने दूसरी रेशो के अंदर डिस्कस की, तो हम ये कह नहीं सकते जी आपने लिखा नहीं था, कहेगा किताब में लिखा तो हुआ था, ठीक है। तो बहरहाल काम ही आ जाएगी कहीं कोई चीज़, 1-2 नंबर की आना भी काम आए तो लिख लें। ये ऊपर नोट जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके बाद लिखें, उर्दू में लिखें कि अगर नहीं, यूं लिखें, रेशो कैलकुलेट करते हुए, बल्कि वो अगर ज्यादा बेहतर था। चलो ठीक है, रेशो कैलकुलेट करते हुए, नाराज ना हो भाई, अब तो आखिरी 2-3 दिन है। रेशो कैलकुलेट करते हुए अगर मैंने डाल ही लेना था, रेशो कैलकुलेट करते हुए अगर प्रेफरेंस एससी छोटा करके लिखना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शॉर्ट लिख लेना, ठीक है ना। प्रेफ एससी लिखोगे ना तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएंगे, ठीक है। रेशो कैलकुलेट करते हुए अगर प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएं रिडीमेबल या इररिडीमेबल, ये रेशो कैलकुलेट करते हुए अगर रिडीमेबल या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएं तो उन्हें ऐड कर लेना है, अगली बात मैं नहीं कह रहा, वो आपको पता है, ठीक है। क्योंकि जुमला अजीब से ही हो गया, पिछली क्लास में सही था, जुमला अजीब हो गया, वहां पे बात मैंने पूरी लिख ली थी और इतनी देर में लिख ली थी, इसलिए अब मजीद नहीं। अब ऐड किस में कर लेना है जी, अगर इररिडीमेबल है तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं ना, अब तो अगर इररिडीमेबल है तो इक्विटी में, और अगर रिडीमेबल है तो रेशो निकालते हैं, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। चले ओके, नाउ भैया हैंड आउट पीछे पड़े होंगे, तो ये बांट दें, दूसरा मुझे एक बुक दे दें, मैं ज़रा जल्दी से एक नज़र आपको क्वेश्चन बैंक से घुमवा दूं। आखिरी टॉपिक है ना, तो आपको थोड़ा सा ये लग रहा होता है कि पता नहीं क्या है। आईकैप के 6 क्वेश्चन हैं आईकैप में, इसके वो 6 क्वेश्चन में से पहले 3 क्वेश्चन वो हैं जो हमारे क्वेश्चन बैंक में भी हैं, क्योंकि वो पुराने हैं, और 3 क्वेश्चन मजीद ऐड हुए हैं। इसको छोड़ दें, ये तो अभी ये सिर्फ बांटें, ये मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। बांट दें इनको, अजीम बांट दें इनको, आपने छोड़ें, इनको भी नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छा, आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आए, आईकैप के क्वेश्चन बैंक के 3 क्वेश्चन हैं। ये 3 क्वेश्चन आईकैप के पिछले क्वेश्चन बैंक के थे, फिर इस बार आईकैप ने सारा क्वेश्चन बैंक इकट्ठा कर दिया, उसमें कुछ क्वेश्चन भी बढ़े हैं। वो क्वेश्चन जो बढ़े हैं वो बेसिकली पुराने पास पेपर्स ही उसने उठा के 2-3 मजीद इधर रख दिए, हर टॉपिक में ऐसे ही किया। तो मैं आपको सिर्फ वही चेक करवाता हूँ कि आईकैप की क्वेश्चन बैंक में जो 6 सवाल हैं उनका नाम क्या है, ताकि वो हमारे पास हैं या नहीं है, इस कंप्लीटनेस को हम इंश्योर कर सकें, ठीक है। तो बुक के आ जाएं, बुक के पेज नंबर क्वेश्चन बैंक आईकैप, हाँ 951 पे, बुक का पेज नंबर 951, यहाँ पे आप पढ़े हैं। अब मैं क्वेश्चन आईकैप के क्वेश्चन बैंक से
पढ़ने लगा हूं, ठीक है। यहां पर उसने एग्जाम्पल 1 के नाम से लिखा हुआ है वसीम प्राइवेट लिमिटेड, और ईयर 7 और ईयर 6 वाला ये सवाल है, यानी एक ही बिजनेस के दो सवाल है। भाई बुक के ऊपर हैं आप लोग, ठीक है। ये हैंड आउट को मत देखें, ये वही हैंड आउट है जो आपको शुरू की क्लासों में दिया गया था और आपने पता नहीं कहां फेंका हुआ है। अच्छा अच्छा, चलें आज दोबारा से डबल पड़ा हुआ है आज। भाई बातें नहीं करें प्लीज। सेकंड क्वेश्चन है आमिर एंड मो लिमिटेड, यानी कि इस सवाल का नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको कंपनीज का आपको नजर आ जाएगा, बिजनेस जो उस पे दो हैं, यानी कि ये दो कंपनीज का कंपैरिजन है। अच्छा, इन दोनों सवालों की अगर आप रिक्वायरमेंट पे गौर करें तो उसमें जस्ट कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज है। डिफाइन और कैलकुलेट का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला लिखा और कैलकुलेट कर लिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये दोनों सवाल करने की भी जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, ये आपका पहला होमवर्क है। आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन बैंक 3 है, जो कि आई कैप के पास भी नंबर 3 पर है। अल्फा लिमिटेड और ओमेगा लिमिटेड है ना, अल्फा एंड ओमेगा, ठीक है। ये आपका पहला होमवर्क है। इसकी रिक्वायरमेंट पे जाएं जरा। रिक्वायरमेंट में उसने कितनी रेशियोज कही हैं, कैलकुलेट करो। 4 रेशियोज कही हैं। करंट रेशियो, एसिड टेस्ट यानी क्विक रेशियो, क्रेडिटर, क्रेडिटर रेशियो मतलब कौन सी वाली, नेवर। ये मैंने स्पेसिफिकली कल 5-7 मिनट सिर्फ ये बात की थी कि क्रेडिटर टर्न ओवर जब तक ना कहे, आपने उस तरफ ओ ऐसे करने की जरूरत नहीं, पेपर में करके बाद में तुम्हें ख्याल आएगा इसका बदतमीज आदमी। याद रखा करें, ये बातें अहम होती हैं। जब मैं बताया करता हूं सवाल के अंदर क्या, छोड़ दो यार मेरा आपस का मामला, तुम उसको देखे क्या करोगे जिसने ये बात की है, ठीक है। अच्छा, रिस्पेक्ट पैदा होगी उसके लिए दिल में। अच्छा सुने 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 सुने, जब तक सवाल खुद ना कहे कि टर्न ओवर डेज दो, डेज का टर्न ओवर का लफ्ज इस्तेमाल ना करे, टर्न ओवर की तरफ ना जाओ। सिर्फ उसने क्रेडिटर लिखा, मैंने बोला भी था स्पेसिफिक, सिर्फ क्रेडिटर लिखा तो डेज, क्रेडिटर टर्न ओवर डेज लिखा तो मैंने कहा था टर्न ओवर को काट देना, डेज बना लेना, ठीक है। और डेज तो फिर सिर्फ डेज ही था, ठीक है। तो यहां पे आपने टर्न ओवर नहीं निकालना था, नॉर्मल वाली रेशियो से, यानी कि डेज में इसका आंसर लेना है, ठीक है। लेना था नहीं, लेना है अभी, तो आज जाके करेंगे आप ये काम। और फिर क्रेडिटर डेज है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट जरा पढ़ें। कैरी आउट जी, carry out comparative analysis of the companies based on the computed ratios in A above। अब मैं ना इसके, वैसे आप लोग पता क्या चाह रहे हैं, अब आप लोग ये चाह रहे हैं कि हम दोनों रेशियोज कैलकुलेट करेंगे दोनों कंपनीज की, और फिर करंट और क्विक रेशियो में जैसे हमारे पास 3-3 पॉइंट्स बने थे आधे आधे सफे के, हम वो लिखेंगे दोनों के लिए। फिर डेटर डेज और क्रेडिटर डेज के बारे में भी हम जो लिख सके वो लिखेंगे अलग अलग, ठीक है। अब मैं इसके नंबर थोड़े से कम रखने लगा हूं, नंबर तो नहीं है ना यहाँ पे, अपनी तरफ से नंबर लगाने लगा हूं, ठीक है। तो 4, तो 1 मिनट ठहर जाए। 4 जो है वो इस तरह से बन रहे हैं कि आपने 8 रेशियोज कैलकुलेट करनी है ना, लेकिन मैं 8 रेशियोज कैलकुलेट करने के 2 नंबर रख लूं तो कैसा है। अच्छा चलें ऐसा करते हैं, ये 8 नंबर भी थोड़े से ज्यादा हैं, 6 नंबर रख लेते हैं। इसमें 3 नंबर किसी न किसी तरह से बांट लेना रेशियोज में, और 5 नंबर की इंटरप्रिटेशन, या चलो 4 और 2। पता क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप चारों रेशियोज को अलग अलग हेडिंग्स दे के लंबी लंबी तफसीलें ना लिखें। मैं कुछ इस तरह का काम आपसे करवाना चाह रहा हूं, हालांकि इसका सोल्यूशन मौजूद होगा, आप वो भी देख सकते हैं, आप खुद से दे भी सकते थे, लेकिन सुने, आपने 4 बुलेट्स बनाने हैं, ठीक है, और कोशिश करनी है एक रेशियो की इंटरप्रिटेशन एक बुलेट में लिखें। अब ये ना हो कि वो बुलेट ही जो है वो आधे सफे का हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, क्रॉस कंपेयर भी करना है, चारों रेशियो सामने है ना। अब मिसाल के तौर पे अल्फा की जो है वो करंट रेशियो मिसाल के तौर पे वो ज्यादा है ओमेगा से, नीचे अल्फा के डेटर डेज भी ज्यादा हैं, तो आप कहोगे कि उसकी करंट रेशियो हायर है। इसकी वजह, एक वजह ये भी हो सकती है कि इसलिए कह रहा हूं कि ये ना करो एक रेशियो कैलकुलेट करो उसकी कमेंटिंग शुरू कर दो। ऐसे जब आ जाए ना क्वेश्चन एक ही बार में वो इकट्ठा कमेंट कह दे तो ज्यादा बेटर है। फिर आप वैसे भी नॉर्मली भी किसी भी सवाल के अंदर आप क्रॉस रेफर कर सकते हो, एक रेशियो दूसरी की तरफ आप जो वो, जैसे मैं कह रहा हूं ये थोड़ा सा सीखना है काम, प्लीज इसको ऐसे करके आइए कोशिश करके, ठीक है। आप क्या कहेंगे, जैसे मिसाल दे रहा हूं, पता नहीं क्या रेशियो होंगे, मैं मिसाल के तौर पे ओमेगा से ज्यादा है अल्फा की करंट रेशियो और नीचे अल्फा के डेटा डेज भी ज्यादा है। आप कहोगे कि करंट रेशियो में करते हुए कि डेटर डेज भी दूसरी रेशियो में ज्यादा हैं, जिसका मे भी मतलब ये हो सकता है कि डेटर्स आर रिकवरेबल, पेमेंट नहीं कर रहे। चलो इन्वेंट्री डेज तो नहीं है कि मैं उस तरफ जाऊं, तो उस तरफ खाम मैं नहीं लिखता रहूंगा, मे बी इन्वेंट्री जब बता रहा है डेटर डेज है तो वही कमेंट कर देंगे, ठीक है।
तो इस तरह से क्रॉस रेफर भी किया जा सकता है। तो चलो ठीक है, 6 नंबर काफी हैं इसके लिए टोटल, ताकि आप 1.8 से मल्टीप्लाई करके मैं देखूं सही कि इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया होमवर्क। उसके बाद आई कैप की किताब के अंदर चौथा सवाल है बूम लिमिटेड। अब मुझे नहीं पता आपके पास ये बूम लिमिटेड कहां है, पास पेपर्स में आपके है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी किताब में, पेज नंबर 940 पे। ये आई कैप की बुक का चौथा सवाल है। ठीक है, बूम लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। नजर आ रहा है? ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये काम मैंने आपको क्लास में इस तरह से सिखाया नहीं हुआ। उसने रिक्वायरमेंट जरा पढ़े, वो क्या कहता है। रिक्वायरमेंट आपके पास है आई कैप में, तो सोल्यूशन इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंप्यूट बीएल्स रेशियोज फॉर कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री। कौन सी वाली? अब ये थोड़ा सा ऊपर ही देखें तो 1 2 3 4 5 6 या 7 रेशियोज गिवन है, 6-7 रेशियोज गिवन है ना। ये इंडस्ट्री की एवरेज है। वो कहता है कि बीएल की यही वाली रेशियोज कैलकुलेट करो और फिर कमेंट करो। कमेंट नहीं करो, इधर देखो, फॉर ईच रेशियो गिव, नहीं वो तो कंप्यूट कर लिया ना आपने, कंप्यूट करो रेशियोज फॉर कंपैरिजन, वो तो होगी कंप्यूट। बी पार्ट क्या है? फॉर ईच रेशियो गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन फ्रॉम द इंडस्ट्री। अब बोलो, अब आपने अंधाधुंध शुरू कर दी, रेशियो लिखी और इंटरप्रिटेशन। वो कह रहा है कोई एक वैलिड रीजन बताओ कि आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर है इसके अंदर, या कोई भी करंट रेशियो उठा लो, नेट प्रॉफिट रेशियो उठा लो, कोई रेशियो उठाओ। मिसाल के तौर पे कहते हैं जीपी रेशियो, हमारी जीपी रेशियो 10% आई है और इंडस्ट्री की मिसाल के तौर पे कितनी है? 23। आप कहोगे हैं इतनी कम, लगता है हमें रॉ मटेरियल महंगा मिला होगा, लगता है कोई हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कोई जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बढ़ गया, कोई मिसाल ले लो, कोई एक वैलिड रीजन देनी होगी आपने। तो ये चीजें इस तरह से देखनी भी हैं। ठीक है, ये नहीं कि बस देखना शुरू हो गए 4 पॉइंट्स। वो तो आपको एक बेस बनाने के लिए बताए गए थे कि ये रेशियोज हैं। अब वो क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं ये तो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद आई कैप का अगला सवाल है प्रोग्रेसिव स्टील, पीएसएल। पास पेपर 5 है, यहां पे भी पास, यहां पे क्वेश्चन बैंक 5 है। ठीक है, आई कैप का छठा सवाल है डेयरी फूड्स लिमिटेड। ठीक है, ये 4 है आई थिंक, डेयरी फूड्स लिमिटेड 4। ठीक है, अच्छा, इसमें 4 का ए जो छोड़ा हुआ था, एक तो ये आपने करके आना है, ये भी बड़ा मसला है। इसमें भी सिर्फ 3 नंबर हैं और आपने जनरली कमेंट करना है। ईमानदारी से खुद 3-4 लाइनें लिख के देखना, लेकिन पहले सोच लेना लिखने से। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ करीब करीब बात सही लिखोगे। ठीक है, अब रह गया पास पेपर 6। ये आई के क्वेश्चन बैंक में नहीं है, आपकी किताब में है। कौन सा? नहीं, ये वाला। अच्छा, वो मैंने नहीं दिया शायद दूसरी क्लास को। 2 सवाल हैं एक जैसे, आपकी किताब में है। एक ये पीएसएल है, हाँ, प्रोग्रेसिव स्टील के साथ कौन सा है? पीएसएल। हाँ, बूम आ गया आपके पास, सेम बूम आ गया आपकी पढ़ाई में, इस जैसा ही है पीएसएल। ठीक है, तो वो आज नहीं करना, आज जब बूम करेंगे, ट्राई करेंगे, कल उसको डिस्कस करेंगे, तो फिर आप पीएसएल वाला सवाल कर सकेंगे। वो बिल्कुल सेम है, अप्रोच उनकी सेम है। तो एक तरीका ये है कि दो मुख्तलिफ कंपनी को कंपेयर करो। एक तरीका यह है कि इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करो। अब इनमें तो और सवाल है कोई नहीं। एक तरीका यह है कि आपस के साल को ही कंपेयर कर लो, तो वो भी मैं देख लूंगा। ठीक है, कल। हाँ, होमवर्क के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में सोल्यूशन नहीं सही है, बिल्कुल क्वेश्चन गलत है। वो ओपन करें जरा, पेज नंबर 938 पे क्वेश्चन नंबर 2 में 2015 वाला साल है। इसमें आई थिंक 14.7 है। पिछली क्लास में मैंने ओपन करवाया है, असल ओरिजिनल अटेम्प्ट ओपन करवाई थी, क्योंकि मुझे ये याद था कि ये पिछली दफा भी गलती थी, इस दफा भी रह गई है। ठीक है, ये 2015 में अकाउंट्स पेएबल की रेशियो आपको सामने नजर आ रही है रुपीज में। ये दोनों साल में 13 नजर आ रहे हैं। 15 वाले 13 को काट के 14.7 मेरे ख्याल में पीछे, जो वो बिल्कुल सही है। 14.7 कर ले, 14.7 है, देखें 14.7 है, देखें पीछे 14.7 यूज हुआ है ना, वो बिल्कुल सही है। ओके, अल्लाह हाफिज।